हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे IBO 1 का सेकंड चैप्टर। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। तो व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत बाजार का ढांचा एकाधिकारक युक्त अथवा अल्पाधिकारक युक्त होता है। या तो मोनोपोलिस्टिक होता है या फिर अल्प अवधि के लिए होता है, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। एकाधिकार की अवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में उत्पादकों द्वारा ऐसी वस्तुओं का भारी उत्पादन किया जाता है जो एक जैसे न होकर गुणवत्ता व आकार रूप मीन्स डिज़ाइन में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो मोनोपोली में जैसे हमें पता है कि इसमें उत्पादक एक होता है और कंज्यूमर्स बहुत सारे होते हैं। तो एकाधिकार की अवस्था में क्योंकि अकेला ही उत्पादक है, तो वो क्या कहता है कि गुणवत्ता व आकार रूप अलग अलग प्रकार के कर देता है। जैसे मान लो कार कंपनी है, ठीक है, तो वो अलग अलग तरह की क्वालिटी वाली अलग अलग डिज़ाइन की कार बना सकती है। जबकि अल्पाधिकार की अवस्था वो होती है जिसमें कुछ गिने चुने उत्पादक ही अपने एक से या अलग अलग उत्पादन या वस्तुओं को बाजार में पहुंचाते हैं। तो अल्पाधिकार मतलब होता है एक से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो जैसे ड्यूलोपोली, उसमें 2 होते हैं, और ओलिगोपोली कह सकते हैं इसको। ओलिगोपोली में कुछ होते हैं, जैसे 5-6 उत्पादक हैं और कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो गिने चुने उत्पादक ही होते हैं, वो या तो एक जैसी या फिर अलग अलग उत्पादन या वस्तुओं को बाजार में पहुंचाते हैं। देखने में शक्तिज रूप से मीन्स हॉरिजॉन्टल, तो ये उत्पाद गुणवत्ता से एक समान होते हैं। देखने में तो एक जैसे होते हैं, पर इनका रूप रंग बदल दिया जाता है। जैसे टूथपेस्ट देखने में एक जैसा सा आकार होता है ना, तो लेकिन इनका रूप रंग बदल दिया जाता है। देखने में समान लगते हैं परंतु रंगों का अंतर होता है। कई बार लंब रूप वाले उत्पादकों की गुणवत्ता में भी असमानता पाई जाती है। लंब मतलब वर्टिकली, जैसे कि कारों के आकार में अंतर अथवा फ्रिज के आकार में अंतर आदि। तो फ्रिज होते हैं कई आकारों के होते हैं, इसी तरह कार भी कई आकारों की होती है। तो उसको कहा जाता है लंब रूप वाले उत्पादक। क्षैतिज रूप वाले कौन से थे? जिनकी उत्पादक गुणवत्ता तो समान है लेकिन रंग बदल दिया जाता है। जबकि लंब रूप वाले उत्पादक में क्या होता है, गुणवत्ता में भी असमानता पाई जाती है रंग के साथ साथ। तो कारों के आकार में अंतर तथा फ्रिज के आकार में अंतर आदि इस तरह के एग्जाम्पल हैं। यदि उत्पादित वस्तुएं क्षैतिज रूप से भिन्नता लिए हुए हैं तो भी उनका उत्पादन समान तकनीकी से होता है। तो क्षैतिज रूप से मीन्स गुणवत्ता तो समान है, रंग रूप बदले हुए हैं, तब भी उनका उत्पादन समान तकनीक से होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी एक जैसी यूज़ की जाती है। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन पैमाने की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आधुनिक सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उत्पादन पैमाने की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अब आपको पहले थोड़ी सी टेबल समझनी होगी, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टेबल देखते हैं क्या है। यहाँ पे दे रखा है श्रम और यहाँ पे उत्पादन की इकाइयाँ, कि अगर हम 3 लेबर को बनाते हैं तो वो एक वस्तु का उत्पादन करती है, हम ये मान के चलते हैं। अगर हमने लेबर कर दी 3 से 5, यानी कि 2 लेबर को बढ़ा दिया, तो देखिए उत्पादन कितना हो गया, डबल हो गया। तो ये डबल नहीं है, ये डबल से कम है, लेकिन हमारा उत्पादन डबल हो गया। अगर हम कर देते हैं 3 की जगह 6, ठीक है, तो उत्पादन देखो 3 गुना हो गया। अगर हमने 6 से 7 लेबर लगा दी, यानी कि 6 की जगह अब 7 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 4 उत्पादन हो गया। 8 कर रहे हैं तो 5 हो गया। 9 अगर लेबर लगा दी तो 6 वस्तु का उत्पादन कर पाते हैं, और 10 लेबर लगा दी तो 7 वस्तु का उत्पादन कर पाते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 जो लेबर है वो 1 उत्पादन कर पा रही थी, और एंड में आते आते 10 लेबर 7 गुना वस्तुओं का उत्पादन कर पा रही हैं। तो ये इसका 7 गुना तो नहीं है, 7 गुना तो 21 होता। तो हमने 3 से 10 लेबर करी तो हमारा उत्पादन 7 गुना बढ़ गया। तो आधुनिक सिद्धांत तथा उत्पादन के पैमाने की बचत को महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक सिद्धांत में तो उत्पादन की बचत का उदाहरण अब हमने देख लिया कि उत्पादन की बचत की जैसे जैसे हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमें कम लेबर में काम चल जाएगा। तो 21 लेबर की जगह 10 लेबर ने ही 7 गुना उत्पादन बढ़ा दिया, इसे कहते हैं पैमाने की बचत। यह विदित है कि उपयुक्त वर्णित तकनीक पैमाने के स्थिर प्रतिफल से हटकर है, जिसका प्रयोग हम अभी तक कर रहे थे। पहले अभी हम कर रहे थे कि अगर एक लेबर बनाती है 2 वस्तुओं का उत्पादन करती है तो 2 लेबर 4 का करेंगी। हमने स्थिर पैमाने के प्रतिफल पढ़ा था कि अगर ये डबल है तो ये भी इसका डबल होगा। अगर लेबर हो जाती है 3 तो 6 वस्तु का उत्पादन होगा। इट मीन्स ये इसका थ्राइज है तो ये भी इसका थ्राइज यानी कि 3 गुना होगा। तो लेकिन अब हम कर रहे हैं कि यदि इस पैमाने को देखें तो इसका उत्पादन दुगना होकर 1 से 2 हो जाता है, जबकि श्रम दुगने से कम सिर्फ 5 बढ़ाकर हो जाती है। यानी कि देखो अभी हमने देखा था 3 से 5 कर दी लेबर तो दुगना हो गया। अभी माना गया है कि उपयुक्त तकनीक से हम
दो एक सी वस्तुओं ए और बी का उत्पादन करते हैं। एक अर्थव्यवस्था के पास सिर्फ श्रम की 10 इकाइयाँ हैं। अब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं में एक एक के अनुपात में खपत करते हैं, तो इसलिए श्रम तथा बल दोनों को ही वस्तु के उत्पादन हेतु समान रूप से बांटना होगा, तभी ए और बी दो प्रकार की इकाइयों का उत्पादन हो पाएगा। तो अर्थव्यवस्था में इनकी खपत हो पाएगी और उत्पादन के साथ साथ। अब ये माना गया है कि 10 इकाई वाली श्रम वाली एक अर्थव्यवस्था और भी है जो उसी तकनीक के द्वारा ए और बी का उत्पादन करती है। तो हमने कहा था ना इसमें तकनीक समान रहेगी, तो हमने मान लिया कि ए और बी थी वस्तुएं, उनका उत्पादन करा था। लेकिन अगर हमने मान लिया कि उसी तकनीक के द्वारा ए और बी का उत्पादन करती है कोई एक और अर्थव्यवस्था भी है, तो ये देखना अत्यंत सरल हो जाता है कि एक अर्थव्यवस्था मात्र ए का उत्पादन करती है, वह दूसरी मात्र बी का उत्पादन करती है। जब दोनों अर्थव्यवस्था व्यापार करती हैं तो दोनों देशों के उपभोक्ता ए और बी 3.5 इकाई की खपत कर सकते हैं। ये स्थिति स्वनिर्भरता से श्रेष्ठ है। तो अगर ये टोटल 7 यूनिट बन गई थी ना, अब 7 यूनिट बन गई थी और जो उसको उपभोक्ता हैं वो कितने हैं, ए और बी दो तरह के उपभोक्ता हैं। तो अगर 2 हैं तो 7 को 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा 3.5। तो हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी वो जो उपभोक्ता हैं दोनों देशों के, वो 3.5 इकाई की खपत कर सकते हैं, जो कि स्वनिर्भरता से श्रेष्ठ है। कि खुद पर निर्भर रहने से बेटर है कि दूसरे के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन है वो कर लिया जाए, जिससे कि दोनों में पैमाने की बचतों का हम उपयोग कर पाए। तो ये आधुनिक सिद्धांत है जिसको सभी अर्थव्यवस्थाएं लेकर चलती हैं। आधुनिक सिद्धांत तथा उत्पादन में पैमाने की बचत को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये हमने पैमाने की बचत पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके जो मेन पार्ट्स थे वो सारे हमने कर लिए हैं, फिर भी हम चैप्टर में जो भी है वो हम फिर भी पढ़ लेते हैं। हालांकि नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने आपको सारा ही कवर कराना है और आज की डेट में ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके बहुत प्रश्न कर लेते हैं। तुलनात्मक लाभ क्या है, ये हमने सबसे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। तुलनात्मक लाभ के द्वारा दो देशों के मध्य किए गए व्यापार के फलस्वरूप कितना लाभ होगा इसका पता चलता है। अर्थात ऐसे के उत्पादन में राष्ट्र द्वारा उठाए गए लाभ जिन्हें अन्य उत्पादों की अपेक्षा अधिक सक्षमता से उत्पादित किया जा सकता है, उसे तुलनात्मक लाभ कहते हैं। तुलनात्मक लाभ के अंतर्गत उन वस्तुओं में विशेषज्ञता हासिल करना अति उत्तम रहता है जिसमें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो मान लो एक अर्थव्यवस्था है वो गेहूं का उत्पादन अच्छा कर पाती है और दूसरी अर्थव्यवस्था वो चावल का उत्पादन कर सकती है। तो ऐसा है कि जो ज़्यादा अच्छा उत्पादन कर पाता है वो उसी को बनाए और जो फालतू चीज़ें हैं उसको निर्यात कर दे। और इसी तरह जैसे मान लो एक अर्थव्यवस्था गेहूं का उत्पादन करती है, उसने जो इसका एक्स्ट्रा उत्पादन है उसे निर्यात कर दिया, और दूसरे देश ने चावल का उत्पादन किया क्योंकि वो उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से लाभ कमा सकता है, तो उसने अब चावल को निर्यात कर दिया। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने, एक ने गेहूं का उत्पादन किया, दूसरे ने चावल का उत्पादन किया, और दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, अपने निर्यात कर दिया एक दूसरे के लिए। तो फिर उनमें तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो गया। अब निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ में क्या भेद है। तो तुलनात्मक लाभ तो हमने पढ़ा ही है, फिर भी हम पढ़ लेंगे दोबारा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं निरपेक्ष लाभ। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, किसी देश को मिलने वाला वह लाभ जो दूसरे देशों की तुलना में कम लागत पर उत्पादन करने से प्राप्त होता है किसी उत्पाद का, वो कहलाता है निरपेक्ष लाभ। क्या कि एक देश को मिलने वाला लाभ वह लाभ जो दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर, जब मान लो यहाँ पर है इंडिया और चाइना, तो इंडिया कम लागत पर उसी चीज़ को उत्पाद कर पाता है, किसी चीज़ का उत्पाद कर पाता है जो चाइना ज़्यादा लागत पर कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया को निरपेक्ष लाभ प्राप्त होगा। और तुलनात्मक लाभ में ये होता है कि जैसे भी हमने पढ़ा था कि ऐसे उत्पाद के उत्पादन में राष्ट्र द्वारा उठाए गए लाभ जिसे अन्य उत्पाद की अपेक्षा अधिक सक्षमता से उत्पादित किया जा सके। जैसे कि हम कहते हैं हम बनाने को तो हम गेहूँ और चावल दोनों का ही उत्पादन कर सकते हैं, हम गेहूं का और चावल दोनों का ही उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम गेहूं के उत्पादन को अधिक सक्षमता से उत्पादित कर सकते हैं, अधिक सक्षम होकर उत्पादन कर सकते हैं। तो हम गेहूं का उत्पादन करेंगे और चावल का उत्पादन नहीं करेंगे, उसको हम दूसरी कंट्री से आयात कर लेंगे। यही तुलनात्मक लाभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की शर्त क्या है। आयात की वह मात्रा जो किसी देश के निर्यात की निश्चित मात्रा के बदले में क्रय की जाती है वह व्यापार की शर्त कहलाती है। जैसे कि इंडिया है और अमेरिका है, ठीक है।
हम ये कहते हैं कि आयात की वह मात्रा, तो अगर हम जितनी मात्रा निर्यात कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, उतनी ही मात्रा हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये आपस में शर्तें तय हो जाती हैं, इसी को व्यापार की शर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है गैर परंपरावादी सिद्धांत की 2 अवधारणा लिखिए। तो गैर परंपरावादी सिद्धांत की 2 अवधारणा निम्नलिखित है। नंबर 1, इस सिद्धांत के अंतर्गत 2 देशों के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन होता है। सारे रिसोर्सेज हमारे काम कर रहे हैं और कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं जा रहा है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो लाभ होता है वो सामान्य लाभ प्राप्त होता है, असामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमें पूर्ण प्रतियोगिता की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। सेकंड में कहता है कि इस सिद्धांत में उत्पादन के कारकों का पूरा उपयोग हो, जैसे हमने कहा ना, कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं जा रहा, श्रम अथवा अतिरिक्त क्षमता के लिए कोई बेरोजगारी नहीं होगी, कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं है, सब यूज़ हो रहा है। ये होता है गैर परंपरावादी सिद्धांत की उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन मूल्य अनुपात तथा कारक मूल्य अनुपात में भेद कीजिए। तो उत्पादन मूल्य अनुपात तथा कारक मूल्य अनुपात के मध्य निम्नलिखित अंतर है। उत्पादन मूल्य अनुपात की बात करें तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल के सिद्धांत के अनुसार उत्पाद का मूल्य Px/Py के रूप में दर्शाया जाता है। और सेकंड है इसका उत्पाद मूल्य अनुपात औसत लागत अर्थात x की औसत लागत तथा y की औसत लागत के अनुपात के बराबर होता है, कि जो उनकी एवरेज कॉस्ट रहेगी उनकी लागत के बराबर होता है। ये हमारा हो गया उत्पाद मूल्य अनुपात। तो ये हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसके मूल्य से उसका वो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसके अनुपात में लिखते हैं। तो ये उत्पाद मूल्य अनुपात है। अब हम बात करेंगे कारक की। कारक हम मान के चलते हैं 2 होते हैं, एक श्रम और एक पूंजी। तो कारक मूल्य का उत्पाद W/R के रूप में दर्शाया गया है। W मतलब वेजेस, R मतलब रेंट। तो लागत को कम करने वाली वह अवस्था जिसमें तकनीकी प्रतिस्थापना की सीमांत दर जिसका मापन समोत्पादक वक्र की ढाल के रूप में किया जाता है, ये समान लागत वक्र पर अभिव्यक्त होने वाले कारक मूल्य अनुपात के समान होता है। तो लागत को कम करने वाली वह अवस्था जिसमें लागत कम होती है, उस अवस्था में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की हमें टेक्निक कौन सी लेनी होगी, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब हम वेजेस देंगे, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब हम रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो उसकी प्रतिस्थापना यानी कि उसको हम उसके के साथ प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसकी जो सीमांत दर होगी जिसका मापन सम उत्पादक वक्र के द्वारा दिखाया जाता है, आइसोक्वेंट वक्र के द्वारा दिखाया जाता है, वह समान लागत वक्र द्वारा अभिव्यक्त होने वाले कारक मूल्य अनुपात के समान होती है। कि हम ये मान लो ये हमने लिया है कैपिटल और ये लिए है लेबर, तो ये W हो गया, ये R हो गया। तो इनमें कितना, अगर हम ज़्यादा कैपिटल लेंगे तो हमें कम लेबर से काम चल जाएगा, और अगर हम कैपिटल को कर देते हैं कम तो लेबर लगानी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, ये देखो डाउन हुआ है तो कम हो गया, ये आगे बढ़ गया राइट हैंड की तरफ तो ये ज़्यादा हो गया। तो ये था हमारा कारक मूल्य अनुपात और उत्पादन मूल्य अनुपात में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक मूल्य साम्यकरण सिद्धांत क्या है। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। कारक मूल्य साम्यकरण के सिद्धांत के अंतर्गत गैर परंपरावादी मानक में मुक्त व्यापार न केवल स्वदेश व विदेश के W/R को समान करता है, बल्कि वास्तविक कारक मूल्य को भी समान करता है। इस सिद्धांत के आधार पर हम वास्तविक मजदूरी दर तथा पूंजी के वास्तविक लगान मूल्य को नाप सकते हैं। ठीक है, अब एक और भी है एक सिद्धांत, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसकी अलग वीडियो नहीं बनाई है। रिबजिंस्की का सिद्धांत क्या है। रिबजिंस्की के सिद्धांत के अंतर्गत यदि किसी कारक की पूर्ति में वृद्धि होती है, किसी कारक की पूर्ति यानी कि सप्लाई में वृद्धि होती है तथा व्यापार की शर्तें समान रहती हैं, व्यापार की शर्तें भी मैंने पढ़ा है कि जितना हम निर्यात कर रहे हैं उतना ही हमें आयात भी करना पड़ेगा, ये व्यापार की शर्त होती है। तो उस वस्तु का उत्पादन उस कारक की प्रबलता का प्रयोग करके बढ़ जाएगा। ठीक है, उस कारक की प्रबलता क्या है कि लेबर इंटेंसिव कारक है किसी देश में, स्वदेश में हम ये मान के चलते हैं कि लेबर इंटेंसिव है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा रखा है। और पूंजी प्रबल में हम कहते हैं वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है। तो उस वस्तु का उत्पादन उस कारक की प्रबलता का प्रयोग करके बढ़ जाएगा तथा कारक की प्रबलता का उपयोग करने वाली वस्तु जिसकी पूर्ति नहीं बढ़ी है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो रिबजिंस्की सिद्धांत की सहायता से हम कारक बहुलता की भौतिक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में HOS सिद्धांत की मान्यता को परख सकते हैं। HOS सिद्धांत क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
अब एक और छोटा सा सिद्धांत और है, सैमुअल्सन स्टेपलर सिद्धांत। ठीक है, पहले तो हमने हैकरिश सैमुअल्सन सिद्धांत पढ़ा था, अब सैमुअल्सन स्टेपलर सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यदि किसी एक वस्तु का मूल्य किसी दूसरी वस्तु के मूल्य की तुलना में बढ़ जाता है, दो वस्तुएं हैं हमारे पास, एक का मूल्य दूसरे वस्तु की तुलना में बढ़ जाता है, तो वास्तविक कारक मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें इस विषय पर चर्चा की जाती है कि वास्तविक कारक मूल्य क्या होगा। अतः सैमुअल्सन स्टेपलर सिद्धांत के अनुसार यदि किसी एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु की तुलना में बढ़ता है तो उसका वास्तविक पारितोषिक प्रबल रूप से उस वस्तु हेतु प्रयुक्त होगा जिसका मूल्य में वृद्धि हुई है। तो क्या मतलब है इसका, कि यदि एक वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु की तुलना में बढ़ता है तो उसका वास्तविक पारितोषिक यानी कि वास्तविक मूल्य क्या होगा, प्रबल रूप से उस वस्तु हेतु प्रयुक्त होगा। किस वस्तु हेतु प्रयुक्त होगा, जिसका मूल्य में वृद्धि हुई है। इस मामले में श्रम बढ़ता है तथा कारक का वास्तविक पारितोषिक मतलब जो उसे मिलता है रिटर्न में, अप्रबलता में प्रयुक्त होगा और इस मामले में पूंजी कम होगी। तो ये इस मामले में अगर हम कहते हैं कि श्रम बढ़ता है तो तथा कारक का वास्तविक पारितोषिक अप्रबलता से प्रयुक्त होता है तो इस मूल्य में पूंजी कम होगी। अगर श्रम बढ़ा है तो डेफिनेटली पूंजी कम होगी। तो इसी सिद्धांत को सैमुअल्सन स्टेपलर सिद्धांत कहा जाता है। और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट वीडियोज में कर लिए हैं, तो जो क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। ये भी वैसे तो एक जैसे से ही हैं। निम्नलिखित में भेद स्पष्ट कीजिए। पहला है समग्र लाभ तथा तुलनात्मक लाभ और दूसरा है परंपरावादी सिद्धांत तथा गैर परंपरावादी सिद्धांत। तो समग्र लाभ तथा तुलनात्मक लाभ क्या होता है। समग्र लाभ तथा तुलनात्मक लाभ में निम्नलिखित भेद हैं। समग्र लाभ किसी भी देश को मिलने वाला वह लाभ समग्र लाभ कहलाता है जो कि दूसरे देशों की तुलना में कम लागत पर एक वस्तु का उत्पादन करने से प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि अगर किसी वस्तु को कोई देश कम लागत पर प्राप्त कर पाता है और दूसरा अधिक लागत पर कर पाता है तो उसे समग्र लाभ कहते हैं। और पीछे हमने इसको क्या पढ़ा था, इसको हमने पीछे पढ़ा था निरपेक्ष लाभ। तो इट मीन्स समग्र लाभ और निरपेक्ष लाभ सेम है। तुलनात्मक लाभ क्या है। तुलनात्मक लाभ इसे कहते हैं जब किसी उत्पाद के उत्पादन में राष्ट्र के द्वारा लाभ उठाया जाता है जिसे अन्य उत्पादकों की अपेक्षा अधिक सक्षमता से उत्पादित किया जा सके, तो यह लाभ ही तुलनात्मक लाभ कहलाता है। इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है परंपरावादी सिद्धांत और गैर परंपरावादी सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत की शुरुआत परंपरावादी अर्थशास्त्र डेविड रिकार्डो के द्वारा की गई थी जो श्रम पर आधारित है। तो जो हमने रिकॉर्डिंग का सिद्धांत पहली वीडियो में पढ़ा था आप इसे देख सकते हैं। दूसरा परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार श्रम किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य का एकमात्र स्रोत होता है। तो उसमें मान के चलते हैं कि परंपरावादी सिद्धांत में हमने पूंजी को महत्व नहीं दिया था, हमने सिर्फ श्रम को महत्व दिया था कि श्रम ही किसी देश का एकमात्र स्रोत है। ठीक है। गैर परंपरावादी सिद्धांत में इसमें कारक बहुलता पर आधारित है जो कि व्यापार के स्वरूप का निर्धारण करता है। तो गैर परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ना मोनोपोली, ना ही मोनोपोलिस्टिक, ना ड्यूलोपोली और ना ही ओलिगोपोली। इसमें कौन सी होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणियाँ लिखनी है। व्यापार की शर्तें, मुक्त व्यापार तथा व्यापार से लाभ, कारक मूल्य सामयिकरण सिद्धांत। जब किसी देश से माल की मात्रा आयात की जाती है तो उसके बदले में देश के द्वारा दूसरे देश को माल निर्यात किया जाता है। ये आयात व निर्यात की प्रक्रिया ही व्यापार की शर्तें कहलाती हैं। जैसा कि स्वदेश में गेहूं का उत्पादन अच्छा है परंतु कपड़े का उत्पादन उतना अच्छा नहीं है। यदि कपड़े का उत्पादन विदेश में अच्छा हो रहा है तो स्वदेश विदेश से कपड़े का आयात करके बदले में विदेश को गेहूँ निर्यात करेगा। इस परिस्थिति में दोनों देशों के मध्य जो शर्त निर्धारित की जाएगी वही व्यापार की शर्त कहलाएगी कि कितना निर्यात होगा उसके बदले में कितना आयात करना पड़ेगा। सेकंड है हमारा मुक्त व्यापार तथा व्यापार से लाभ। जब दो देशों को आपसी व्यापार से किसी प्रकार की लाभ की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह देश आपस में व्यापार नहीं करेगा। भाई जब तक दो देशों को आपसी व्यापार से किसी प्रकार की लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कोई आपस में व्यापार क्यों करेंगे। लाभ प्राप्त होता है तभी हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मुक्त व्यापार हमेशा व्यापार न करने से बेहतर होता है। यदि देश में मुक्त व्यापार किया जाता है तो स्वदेश और विदेश दोनों के मध्य वस्तु के आवागमन पर किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रशुल्क तथा प्रतिबंध नहीं होते, यानी कि कोई भी टैक्स या टैरिफ नहीं लगाया जाता। मुक्त व्यापार में दोनों ही देश किसी भी वस्तु हेतु समान मूल्य चुकाते हैं और एक मूल्य का सिद्धांत लागू होता है कि किसी भी वस्तु के लिए समान मूल्य, कि गेहूँ के लिए जो मूल्य भारत चुकाएगा वही अमेरिका चुकाएगा। ठीक है, तो इसे एक मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। इसी कारण से मुक्त व्यापार करने से व्यापार में लाभ की प्राप्ति होती है।
गैर परंपरावादी सिद्धांत के मानकों के अनुसार मुक्त व्यापार न केवल दोनों देशों के W/R मतलब वेजेस और रेंट लगान को समान करता है, वरन वस्तुओं को वास्तविक कारक मूल्य को भी समान करता है। यह सिद्धांतिक कारक मूल्य समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार तकनीकी की व्यापार के स्वरूप को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं होती। टेक्नोलॉजी कोई व्यापार का स्वरूप तय नहीं करती, वरन कारक बहुलता के द्वारा ही व्यापार को निर्धारित किया जाता है। कारक कौन कौन से? पूंजी और श्रम। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए W/R तथा PX/PY के संबंध का प्रयोग किया जाता है। W और R हो गया हमारा पूंजी और वेजेस मतलब श्रम और पूंजी, और PX/PY एक्स वस्तु की कीमत तथा वाई वस्तु की कीमत। इस संबंध का प्रयोग किया जाता है गैर परंपरावादी सिद्धांत में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।